हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी ऐप पर। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक भिन्न भिन्न परीक्षाओं में, जैसे बिहार के सभी एग्ज़ाम में, रेलवे और एसएससी के एक परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए सवाल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा रहे हैं। आज के वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर का नाम है वस्तु का समूह बनाना, और न्यू एडिशन का जो बुक है उसका चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की सामग्री का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर से किस किस एग्ज़ाम में कौन से सवाल पूछे गए हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक घुलनशीलता और विलेयता से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में आंशिक रूप से विलेय है और जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जल में आंशिक रूप से विलेय है और जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यानी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या आता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जो है जीवों को जीवित रहने के लिए, जो जलीय जीव है उसको जीवित रहने के लिए किस गैस का ज़रूरत होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नींबू का रस पानी में डालने पर पूरी तरह से मिलकर एक समान घोल बनाता है, ऐसे द्रव्यों को क्या कहा जाता है। क्या बोला, नींबू का रस जो है पानी में डालने पर पूरी तरह से मिलकर एक समान घोल बनाता है, ऐसे द्रव्यों को क्या कहा जाता है। और मिश्रणीय द्रव्य, संतृप्त द्रव्य, विलायक द्रव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी मिश्रणीय द्रव्य यानी जो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाए यानी घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रणीय द्रव्य कहते हैं। चलिए ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सरसों का तेल और पानी आपस में नहीं घुलते हैं और हिलाने पर भी अलग परत बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, सरसों का तेल और पानी आपस में नहीं घुलते और हिलाने पर भी ये क्या करते हैं, अलग परत बना लेते हैं। इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये मिश्रणीय है, क्या ये मिल जाते हैं, बिल्कुल नहीं। अमिश्रणीय है, बिल्कुल ये नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी आदर्श घोल उसको कहते हैं जो अच्छी तरह से घुल जाए। विलीय द्रव उसे बोलते हैं जो पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए यानी घुल जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी अमिश्रणीय द्रव हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में पूरी तरह अविलेय है। बोल रहा है पानी में कौन सा पदार्थ है जो पूरी तरह क्या है, अविलेय है यानी नहीं मिलता है। यानी साधारण नमक ये तो पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है यानी घुल जाता है। और ये क्या होता है, चीनी, ये भी घुल जाते हैं। चॉक पाउडर ये नहीं घुलते हैं, पानी पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। ग्लूकोज ये भी क्या होता है, घुल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि पानी में पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए द्रव्यों का समूह में से कौन सा विकल्प उस विकल्प को चुनिए जो समूह में मेल नहीं खाता है। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए द्रव्यों में के समूह में से उस विकल्प को चुनिए जो समूह में से मेल नहीं खाता है। दूध हो गया, शहद, नारियल तेल, स्याही। तो देखते हैं समूह से कौन भिन्न है, दूध, ये दूध हो गया। ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी स्याही, ऑप्शन डी नारियल तेल। यानी ये सारे क्या है, दूध भी क्या है वाटर में घुल जाते हैं, शहद भी घुल जाते हैं, स्याही भी घुल जाते हैं, घुलता कौन है, नारियल तेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नारियल तेल यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो वह गायब हो जाता है, चीनी का यह गुण क्या कहलाता है। क्या बोल रहा है, जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो वह गायब हो जाती है,
चीनी का यह गुण क्या कहलाता है? अविलेयता। अविलेयता उसको बोलते हैं जो नहीं घुलता है। ऑप्शन बी पारदर्शिता, मतलब जो इस पार से उस पार दिख जाए। नंबर सी विलेयता। ऑप्शन डी वाष्पीकरण। तो वैसे तो ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलेयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेयता, यानी पानी में अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी में घुली किस गैस का उपयोग करते हैं? यानी जलीय पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी में घुली किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा। यानी जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उसको किस गैस का ज़रूरत होता है? उसको ज़रूरत होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? कोल्ड ड्रिंक्स के उच्च दाब पर कौन सी गैस घुली जाती है? यानी कोल्ड ड्रिंक्स में उच्च दाब पर कौन सी गैस घुली जाती है जो पानी में घुलनशील व्यवहार दिखाती है? तो इसका सही देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ऑप्शन ए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? सिरका यानी पानी के साथ कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है? सिरका जो है पानी के साथ कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है? तो देखते हैं कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये पानी में पूरी अच्छी तरह से मिश्रित हो जाता है। ये जो है ये सही है, पानी में क्या होता है? पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है। और आगे का ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है? यह पानी में अवघुलनशील है, ये बिल्कुल गलत है। ये तैरता रहता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये रंग बदलता है, ये गलत है। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ये क्या है? पानी में पूरी तरह अच्छे से मिश्रित हो जाता है। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मिट्टी यानी रेत को पानी में हिलाकर छोड़ देने पर वह नीचे बैठ जाती है। रेत पानी के प्रति कैसी है? क्या बोल रहा है? मिट्टी जो है यानी रेत पानी में हिलाकर छोड़ देने पर वह नीचे बैठ जाती है। तो रेत जो है पानी के प्रति कैसा है? तो ये क्या है? यानी विलय होता है। ये पानी के साथ रेत क्या होता है? मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। ये कहता है पारभासी होते हैं। ये पारभासी नहीं तो उस पार भी नहीं दिखाई, पारभासी मतलब क्या होता है? दूसरी तरफ दिखाई देना। ठीक है। अविलय और भारी, ये क्या होता है? अविलय ये नहीं मिलते हैं और भारी भी होते हैं। हम मिश्रणीय उसे बोलते हैं जो क्या है? मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन इसका क्या होगा? सी हो जाएगा, यानी अविलय और भारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का पाउडर पानी में डालने पर क्या होगा? यानी जब कॉपर सल्फेट को यानी नीला थोथा को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? पानी के ऊपर तैरेगा, पानी में पूरी तरह से विलय हो जाएगा। नीचे क्या है? नीचे अविलय बैठा रहेगा। ऑप्शन डी रासायनिक गैस बनाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, यानी विलय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है शहद पानी में घुलनशील है या अघुलनशील? शहद क्या है? पानी में जो है घुलनशील है या अघुलनशील, यानी सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल? तो चलते हैं ऑप्शन ए पूर्ण विलय है, ऑप्शन बी पूर्ण अविलय है, ऑप्शन सी तैरने वाला है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी ये पूरा क्या होता है? वाटर में घुल जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अल्कोहल और जल का मिश्रण किस प्रकार के द्रवों का उदाहरण है? यानी अल्कोहल और जल का मिश्रण जो है किस प्रकार के द्रवों का उदाहरण है? ऑप्शन ए ये क्या है? अमिश्रणीय है, ऑप्शन बी मिश्रणीय है, ऑप्शन नंबर सी पारभासी है, ऑप्शन नंबर डी यानी निलंबन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये क्या है? मिश्रणीय, यानी अच्छी तरह से एक आपस में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी मिश्रणीय। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन पानी में घुलनशील पदार्थ नहीं है? क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नमक। नमक क्या है? ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं।
चीनी, ऑप्शन बी चीनी भी पानी तरह में घुल जाते हैं। फिटकरी, फिटकरी भी क्या होते हैं, पानी में अच्छी तरह से घुल जाते हैं। ऑप्शन डी यानी चौक का बुरादा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी चौक का बुरादा क्या होता है, वाटर में नहीं घुलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या, अब 15 में है क्या है, यानी घनत्व और प्लवन, यानी 15 से 27 तक क्या है, घनत्व और प्लवन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सोल्यूशन है। अब देखते हैं मुख्य रूप से ये जो है इस क्लास में 6 में जो है घनत्व और प्लवन का कोई भी उपयोग नहीं किया, कोई भी टॉपिक नहीं है। तो बुक में दिया है वस्तु जल में तैर सकता है या डूब सकती है। तो उसी के आधार पे हम लोग क्या कहें, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसी को लिए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 को देखते हैं। 15 बोल रहा है लोहे की छोटी कील पानी में डूब जाती है और जबकि लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पानी में तैरता है, इसका मुख्य कारण क्या है। क्या बोल रहा है, लोहे की छोटी कील पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का बड़ा टुकड़ा पानी में तैरता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, देखते हैं। ये कहता है लोहे का आयतन अधिक होता है। ऑप्शन बी लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लकड़ी का घनत्व पानी से अधिक है। उसके बाद क्या है, लकड़ी भारी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लोहे का घनत्व जो है पानी का घनत्व से अधिक है। यानी जिस वस्तु का पानी के घनत्व से ज़्यादा रहेगा, जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा रहेगा वो वस्तु क्या करेगा, पानी में डूब जाएगी। और जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम रहेगा वो क्या करेगा, पानी पे तैरता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह पर तैरता रहता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। क्या बोल रहा है, बर्फ का टुकड़ा जो है पानी के सतह पर तैरता रहता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, देखते हैं। बर्फ जो है पानी से भारी होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ एक ठोस धातु है, बर्फ पारदर्शी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बर्फ का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वह पानी में, क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम है तो वो वस्तु पानी में क्या करेगा, अभी बोले हैं ना, वो वस्तु क्या करेगा, अगर पानी के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम हो तो वो क्या होगा, पानी में तैरेगा, सतह पर तैरेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सतह पर तैरती रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है सरसों का तेल पानी की सतह पर क्यों तैरता है। पानी की सतह पर क्यों तैरता है, पानी की सतह पर वही तैरता है जिसका डेंसिटी क्या हो, घनत्व क्या हो, पानी की घनत्व से कम हो। तो क्या है, तेल का घनत्व पानी से कम है, बिल्कुल सही। उसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी तेल का घनत्व पानी से कम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पानी से भरे गिलास में डालने पर तैरता रहेगा। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पानी से भरे गिलास में डालने पर तैरता रहेगा। कि सिक्का और चाबी, सूखी पत्ती और थर्मोकोल का टुकड़ा, लोहे की कील और पत्थर, ऑप्शन डी कांच की गोली और चम्मच। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी सूखी पत्ती और जो है थर्मोकोल का जो टुकड़ा होता है, ये दोनों क्या होगा, पानी पर तैरते रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है भारी वस्तुएं पानी में डूब जाती है, इस सिद्धांत को द्रव के किस गुण से जोड़ता है। क्या बोल रहा है,
भारी वस्तु जो है पानी में क्या होती है, डूब जाती है। इस सिद्धांत को द्रव्य के किस गुण से जोड़ता है? ऑप्शन ए विलेयता, ऑप्शन बी कठोरता, ऑप्शन सी घनत्व और प्लावन, ऑप्शन डी चमक। तो ये किससे जोड़ता है? घनत्व और प्लावन। तो घनत्व किससे जोड़ता है? ये घनत्व और प्लावन। प्लावन का मतलब क्या होता है? प्लावन का मतलब होता है, सीधे मतलब होता है तैरना, और घनत्व का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितनी घनी है या भारी है। घनत्व का फार्मूला क्या होता है? यानी द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी में तैरने से आसान क्यों होते हैं? समुद्र के पानी में तैरना नदी के पानी में तैरने से आसान क्यों होता है? ऑप्शन ए जल का पानी साफ होता है, में लहरें उठती है, नदी का पानी भारी होता है, समुद्र का जल का घनत्व नमकीन होने के कारण अधिक होता है। क्या होता है? समुद्र का जो जल का घनत्व है यानी नमकीन होने के कारण क्या होता है? अधिक होता है। यानी अधिक होगा तो क्या होगा? जब जल का घनत्व अधिक होगा तो उस पर क्या होगा? तैरना आसान होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, ये बताइए कि जो है एक है जॉर्डन में जो है एक डेसी सी है जिसको हम क्या बोलते हैं? मृत सागर बोलते हैं, ठीक है। उसका पानी इतना नमकीन है कि अगर उसमें कोई इंसान कूद जाए तो वो नहीं डूबेगा, उसमें क्या होगा? तैरता रहेगा। तो यानी उसमें उस पानी का जो है नमकीन के कारण क्या है? यानी मनुष्य के शरीर से ज़्यादा उसका क्या है? उस पानी का ज़्यादा डेंसिटी यानी ज़्यादा घनत्व है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्या बोल रहा है? 22 बोल रहा है एक स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरता है लेकिन उसमें पत्थर भरने पर वह डूब जाती है। यह क्या प्रदर्शित करता है? क्या बोल रहा है? एक स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन उसमें पत्थर भरने पर वह डूब जाती है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए रूप और बनावट के कारण औसत घनत्व में बदलाव, स्टील धातु नहीं है, पत्थर पानी से हल्का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी रूप और बनावट के कारण औसत घनत्व में बदलाव हो जाता है। इसका क्या होता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? मिट्टी का तेल यानी केरोसिन को पानी में डालने पर क्या होगा? जब मिट्टी का तेल जो है पानी में डालेंगे क्या होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए यह नीचे बैठ जाएगा, यह पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा, यह पानी में पूरी तरह घुल जाएगा, यह वाष्प बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यह पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगेगा, यानी जो है केरोसिन तेल का जो डेंसिटी जो है वाटर के घनत्व से क्या है? कम है। तो इसलिए ये क्या करता है? जल पे तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? मरकरी यानी पानी में डालने पर डूब जाता है, यानी मरकरी पारा जो है पानी में डालने पर डूब जाती है। इसका क्या कारण है? क्या है? पारा एक गैस है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मरकरी पारा पानी में विलीय है, ऑप्शन सी यानी मरकरी का घनत्व जो है पानी से बहुत अधिक होता है, ऑप्शन डी पारा पारदर्शी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी जो मरकरी यहाँ मरकरी लिखना भूल गए हैं, तो ये क्या होगा? यानी मरकरी का जो घनत्व है पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा घनत्व होगा पानी के घनत्व तो ये क्या होगा? मरकरी क्या है? पानी में डूब जाएगी। चलते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? मोम का टुकड़ा पानी में डूबता है या तैरता है? तो ऑप्शन ए डूब जाता है, ऑप्शन बी पानी में तैरता है, ऑप्शन सी घुल जाता है, ऑप्शन डी अदृश्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी में ये क्या करेगा? मोम का टुकड़ा जो है पानी में क्या करेगा? ये तैरने लगता है, यानी
तैरने लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या बोल रहा है, शुद्ध एल्युमिनियम का सिक्का पानी में डालने पर डूबेगा या तैरेगा। क्या बोल रहा है, शुद्ध जो है एल्युमिनियम का सिक्का जो है पानी में डालने पर डूबेगा या तैरेगा। तो इसका ऑप्शन ए क्या है, तैरेगा। ऑप्शन बी पिघल जाएगा। ऑप्शन सी आधा डूबेगा। ऑप्शन डी डूबेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, ग्लिसरीन को पानी में मिलाने पर वह नीचे बैठ जाती है या तैरती है। क्या बोलता है, ग्लिसरीन को पानी में मिलाने पर वह नीचे बैठ जाती है या तैरती है। ऑप्शन ए पानी से भारी होने के कारण नीचे बैठती है और धीरे धीरे घुलती है। ऑप्शन बी ऊपर तैरती है। ऑप्शन सी रासायनिक गैस छोड़ती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्या है, पानी से भारी होने के कारण नीचे बैठती है और धीरे धीरे घुलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, तेल लगे हुए कागज़ या ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से धुंधला दिखाई देता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी क्या बोल रहा है, तेल लगे हुए कागज़ या ट्रेसिंग पेपर के माध्यम से धुंधला दिखाई देता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। जिसे धुंधला दिखाई देता है, जिसे साफ दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जिससे साफ नहीं दिखाई दे, जिस माध्यम से साफ नहीं दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। और उसके बाद जिसे धुंधला दिखाई दे, यानी दिखाई दे लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे, जिस माध्यम से दिखाई दे लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो ये 28 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, यानी पारभासी हो जाएगा। तो हम जो है ये 28 से लेकर 40 तक जितने भी पारदर्शिता से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख रहे हैं। चलती हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, साफ कांच की खिड़की और शुद्ध पानी किस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है। यानी साफ कांच की खिड़की और शुद्ध पानी किस प्रकार के पदार्थ के उदाहरण है। ऑप्शन ए अपारदर्शी है। क्या साफ कांच की खिड़की से उस पर हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये अपारदर्शी तो होगा नहीं। जल भी क्या है, शुद्ध जल से भी हम क्या कर सकते हैं, इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। ऑप्शन बी पारदर्शी होगा। ऑप्शन सी पारभासी होगा। ऑप्शन डी चमकदार होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी पारदर्शी होगा। 29। अब 30 क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, लकड़ी का बॉक्स, गत्ते का डिब्बा और ईंट की दीवार के पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, इन्हें क्या कहते हैं। जिस माध्यम से हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी अपारदर्शी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, गाड़ी के आगे मुख्य शीशा किस प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है। यानी गाड़ी के आगे का मुख्य शीशा जो है वो किस प्रकार के पदार्थ से बनाया जाता है ताकि ड्राइवर साफ देख सके। तो वो क्या होता है, पारभासी होता है, यानी पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, परावर्तक होता है। यानी जब हम जिस शीशा के अगर उस पर हम देखते हैं दिख जाता है तो वो क्या होगा, पारदर्शी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी पारदर्शी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। घिसा हुआ कांच किस श्रेणी का उदाहरण है। घिसा हुआ जो कांच है किस श्रेणी का उदाहरण है। ऑप्शन ए पारदर्शी है। ऑप्शन बी अपारदर्शी है। ऑप्शन सी पारभासी है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर शीशा को हम क्या करेंगे, शीशा को अगर हम कांच को अगर हम घिस देंगे तो वो क्या करेगा, उस पर तो दिखेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं, धुंधला दिखाई देगा, पूरी तरह से नहीं दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पारभासी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, दुकानदार कॉफ़ी और बिस्कुट को पारदर्शी प्लास्टिक या कांच के जार में क्यों रखते हैं। दुकानदार जो है कॉफ़ी
सॉरी टॉफ़ी और बिस्कुट को पारदर्शी प्लास्टिक या कांच के जार में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सुंदरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, खरीदार वस्तुओं को बाहर से आसानी से देख सके इसलिए। ऑप्शन सी, जार को मजबूत बनाने के लिए। ऑप्शन डी, धूप से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी खरीदार को क्या है, वस्तु आसानी से बाहर से दिख जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या बोल रहा है? हमारे आसपास मौजूद वायु किस प्रकार का माध्यम है? यानी हमारे जो आसपास जो वायु है वो किस प्रकार का माध्यम है? क्या ये पारदर्शी है? बिल्कुल ये पारदर्शी है। हम लोग मतलब आसानी से देख सकते हैं किसी वस्तु को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु को के पार देखने पर चीज़ें दिखाई दे तो धुंधली चीज़ें दिखाई तो दे पर धुंधली, तो वह वस्तु किस प्रकार का है? तो क्या बोल रहा है? यदि किसी वस्तु को पार देखने पर चीज़ें दिखाई तो दे पर धुंधली दिखाई दे तो वह किस प्रकार की है? तो वह वस्तु किस प्रकार की है? तो वो पूरी तरह क्या है? पूरी तरह जाने देती है, आंशिक रूप से जाने देती है, प्रकाश को। फिर से बोलते हैं, यदि किसी वस्तु के पार देखने पर चीज़ें दिखाई तो दे पर धुंधली, तो वह वस्तु प्रकाश को क्या होती है? यानी पूरी तरह से जाने देती है, आंशिक रूप से जाने देती है, यानी पूरी तरह रुकती है, यानी अवशोषित करती है। तो ये क्या होगा? आंशिक रूप से जाने देगी। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ये क्या करेगी? प्रकाश को आंशिक रूप से जाने देगी। यानी पारदर्शी रहेगा तभी क्या करता है, ये उससे प्रकाश पूरी तरह से जाएगा। अगर धुंधला रहेगा, और कुछ जिस माध्यम से अगर उस वस्तु को देखें, किसी वस्तु को हम देखेंगे वो धुंधला दिखाई देगा, तो उससे प्रकाश क्या होगा? आंशिक रूप से जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? एक मोटे गत्ते के टुकड़े प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार दिखाती है? तो क्या कहा? ये पारदर्शी है, पारभासी है, अपारदर्शी है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये क्या है? अपारदर्शी है। क्या बोल रहा है? एक मोटे गत्ते के टुकड़ा प्रकाश के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? तो ये कैसा व्यवहार करते हैं? यानी अपारदर्शी, यानी इससे क्या हो सकता है? प्रकाश पार नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? ट्रेसिंग पेपर का उपयोग विज्ञान के किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ट्रेसिंग पेपर का जो उपयोग है विज्ञान के किस रूप में वर्गीकृत किया है? यानी पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी यानी परावर्तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पारभासी। यानी ट्रेसिंग पेपर जो है क्या होते हैं? पेपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? जलते हुए बल्ब के सामने अपनी हथेली रखने पर हथेली के दूसरी तरफ हल्का लाल प्रकाश दिखाई देता है। हथेली व्यवहार करती है, कैसा व्यवहार करती है? क्या बोल रहा है? जलते हुए बल्ब जो है, बल्ब के सामने अपनी हथेली रखने पर हथेली के दूसरी तरफ हल्का लाल रंग का प्रकाश दिखता है। तो हथेली कैसा व्यवहार करती है? तो ये क्या है? पारदर्शिता जैसा है, अदृश्य जैसा है, ऑप्शन सी अपारदर्शिता जैसा है, यानी पारभासी जैसा है। यानी अगर थोड़ा दिखाई दे, क्लीन नहीं दिखाई दे, तो वो क्या हो जाएगा? यानी पारभासी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? बहता हुआ शुद्ध साफ जल निम्नलिखित में से क्या है? यानी बहता हुआ शुद्ध साफ जल निम्नलिखित में से क्या है? साफ जल क्या होता है? पारदर्शी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पारदर्शी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 क्या बोल रहा है? छाती का कपड़ा किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? यानी छाती का कपड़ा जो है किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? तो किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? यानी ये अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी इसीलिए होती है, तभी तो क्या होता है? इससे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, हमारे तक नहीं पहुंच पाती। अगर पारदर्शी रहता तो उससे क्या होता? हम लोग को धूप लगता। तो कैसे पदार्थ से बना होता है? यानी अपारदर्शी पदार्थ से बना होता है। क्वेश्चन नंबर
41 क्या बोल रहा है, अब 41 से लेके 50 तक है दिखावट, धात्विक चमक और कठोरता। यानी इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, शुद्ध धातुओं को, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, शुद्ध धातुओं को, इस धातुओं की कटी हुई ताजी सतह पर पाई जाने वाली विशेष चमक वैज्ञानिक भाषा में क्या कहलाता है। क्या बोल रहा है, शुद्ध धातुओं की कटी हुई ताजी सतह पर पाई जाने वाली विशेष चमक को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ऑप्शन ए क्या है, कोमलता। ऑप्शन बी लचीलापन। ऑप्शन सी धात्विक चमक या द्युति। ऑप्शन डी पारदर्शिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 41 का 41 का हो जाएगा, यानी धात्विक चमक या द्युति, यानी लस्चर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 क्या बोल रहा है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना एक प्रकार का एक समूह में रखा गया है क्योंकि ये सभी, क्या बोला, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और सोना एक समूह में रखा गया है क्योंकि ये सभी क्या है, कोमल पदार्थ हैं, गैसें हैं, धातुएं और चमकदार हैं, पारदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी धातुएं और चमकदार हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, विज्ञान में कठोर पदार्थ उन्हें कहा जाता है जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सके, आसानी से संपीड़न या खींचा जा सके। संपीड़न का मतलब कंप्रेस करना, यानी दबा सकते हैं, जिसको दबा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पानी में घोला जा सके। ऑप्शन डी, पीटने पर टूट जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, आसानी से संपीड़न या खींचा ना जा सके, ये क्या है, ऑप्शन बी, यानी आसानी से संपीड़न या खींचा ना जा सके। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर क्या है, 44 क्या है, रुई, स्पंज और मोम को किस श्रेणी के पदार्थ में रखा जाता है क्योंकि इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। क्या बोलता है, रुई, स्पंज और मोम किस श्रेणी के पदार्थ माना जाता है क्योंकि इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। तो ये क्या है, कोमल पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, पारदर्शी है और घुलनशील है। ये कैसा पदार्थ है, यानी कोमल पदार्थ है। कोमल पदार्थ है तभी क्या करते हैं हम लोग, इसे आसानी से दबा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, लोहे की नई कील चमकदार होती है लेकिन खुली हवा और नमी में रहने पर वह धुंधली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। क्या बोल रहा है, लोहे की नई कील जो है चमकदार होती है लेकिन खुली हवा और नमी में रहने पर वह धुंधली हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए, धूल जमने पर। ऑप्शन बी, सतह पर वायु और नमी का रासायनिक क्रिया के कारण। ऑप्शन सी, लोहे की कठोरता खो देता है, लोहा अपनी कठोरता खो देता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी सतह पर वायु और नमी की रासायनिक क्रिया के कारण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए, लोहा, तांबा, लकड़ी, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका क्या है, ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी लकड़ी हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारे क्या हैं, धातुएं हैं। इसमें क्या होती है, यानी चमक होती है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाता है। किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन किस आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन ए, वस्तु की केवल कीमत पर। ऑप्शन बी, सामग्री के गुणों और वस्तु का उपयोग के उद्देश्य पर। ऑप्शन सी, केवल रंग रूप पर। ऑप्शन डी, उपलब्धता पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामग्री के गुणों और वस्तु के उपयोग के उद्देश्य पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है,
हीरा जो है 48 बोल रहा है हीरे जो है हीरे को सभी पदार्थ में सबसे ऊपर क्यों वर्गीकृत किया जाता है। हीरे को जो है डायमंड को सभी पदार्थ में से सबसे ऊपर क्यों वर्गीकृत किया जाता है। यह अत्यधिक कोमल होता है, यह अत्यधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह पानी में विलेय है, यह परभासी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 48 का सही आंसर हो जाएगा क्या, यह अत्यधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या ये अत्यधिक कठोर होता है, यानी जो है हीरा जो है डायमंड क्या होता है सबसे ज़्यादा कठोर होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ गैर चमकदार है। ठीक है, कौन सा पदार्थ क्या है, गैर चमकदार है। सोना, ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 49 का, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लकड़ी क्या है, चमकदार नहीं है, गैर चमकदार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि ये चमकदार होते हैं, ऑप्शन डी बी क्योंकि यह गर्मी उष्मा का कुचालक होता है और हाथ नहीं जलता है, क्योंकि यह पानी में तैरते हैं, ऑप्शन डी यह यानी कोमलता के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ये गर्मी यानी उष्मा का कुचालक होता है और पानी और हाथ नहीं जलता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, खिलाड़ी के शीशे को साफ करने के लिए खिड़की के शीशे को साफ करने के लिए लिक्विड में अमोनियम पाया जाता है, यह किस गुण के कारण गंदगी साफ करता है। क्या बोला, खिड़की के शीशे साफ करने वाले लिक्विड में अमोनियम पाया जाता है, यह किस गुण के कारण गंदगी साफ करता है। ऑप्शन ए यह अवघुलनशील है, ऑप्शन बी यह वसा और गंदगी को अपने में घोलने की क्षमता रखता है, ऑप्शन सी यह कठोर होता है, ऑप्शन डी यह परभासी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी यह वसा और गंदगी को अपने में घोलने की क्षमता रखता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ छूने पर संपीड़ित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ को छूने पर संपीड़ित किया जाता है। यानी लोहे का टुकड़ा, यानी संपीड़ित मतलब उसको दबाया जा सकता है, लोहे का टुकड़ा, ऑप्शन बी कांच की गोली, ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी पत्थर का टुकड़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी स्पंज। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। जितने भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका टोटल सॉल्यूशन हो चुका है। आज टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से, तो उसका हो गया। अब चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नए अध्याय के साथ।